पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। उन्होंने टीएमसी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है। इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ए इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। साथ ही ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई है। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराने का दावा कर रही है। इसी बीच कोलकाता से दिल्ली तक हलचल शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक बनाया गया है। चुनावी हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमित पांडे। अमित, बताइए, बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में क्या हलचल है फिलहाल, और बंगाल में सरकार बनाने की कवायद कैसी चल रही है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब यहां पर सरकार बनाने की जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। सबसे बड़ी खबर यहां पर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी है उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उनके साथ नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा है वह असम के पर्यवेक्षक होंगे, जबकि मोहन मांझी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो पर्यवेक्षक होंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक के लिए। बेहद महत्वपूर्ण ये जो नियुक्तियां हैं, क्योंकि अब कैसे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी, पूरा ताना बाना, पूरा खाका ऐसी ही महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए तय होगा। विधायक दल की बैठक संभवतः 7 मई को या फिर 8 मई को होगी और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद 9 मई को अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक शपथ ग्रहण की तारीख मुकर्रर की गई है और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको निमंत्रण यहां पर दिया गया है एनडीए की ओर से। तो बहुत बड़ी तैयारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। जितने भी प्रदेश बीजेपी के नेता हैं उनको कोलकाता में, बंगाल में ही रहने को कहा गया है और अलग अलग स्तर पर बैठक कर रहे हैं वो कि आखिरकार जो बैठक है वो किस तरीके से संपन्न की जाए, विधायक दल की बैठक, इसके अलावा जो शपथ ग्रहण समारोह है। तो बहुत बड़ी गतिविधि का केंद्र बन गया है बीजेपी मुख्यालय कोलकाता में और यहीं सब आने वाले दिनों में कैसे सरकार चलेगी, क्या उसका विजन होगा, क्या प्रायोरिटी होगी, इन सारी चीजों की रूपरेखा तय होगी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर अहमदाबाद में बसे बंगाली समुदाय के लोगों ने खास अंदाज में जश्न मनाया है। रसगुल्ला, संदेश और झालमुड़ी के साथ लोगों ने खुशी जताई है। मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने हालात का जायजा लिया है।
अहमदाबाद में मानो बंगाल इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बंगाली ड्रेस में आए हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है वो महत्वपूर्ण है। रसगुल्ले है, संदेश, मिठाई है, झालमुड़ी है और बाकी सारी चीजें हैं जो कि काफी बेहतरीन है। लेकिन ये यहाँ पर क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। राजीव भाई, ये बताइए कि सेलिब्रेशन करने के पीछे क्या यहाँ पर मकसद है? आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा बंगाल जो है जीत, बंगाल की जीत नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है। और सारे के सारे खुशी के मारे हम बंगाल से देखिए संदेश मंगाए, झालमुड़ी है, रसगुल्ला है, हम सब मिलके बंगाल कनेक्शन है ये, और बंगाल के हम सेलिब्रेशन अपने करने जा रहे हैं। आप कुछ बंगाल में ही बोल दीजिए, बांग्ला में। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আজকে আমরা খুব খুশি আর আমাদের খুব ভালো লাগছে। সব বাঙালি মিষ্টি নিয়ে এসেছে, এই দেখো রসগোল্লা, সন্দেশ, ঝালমুড়ি, সবাইরা মিলে এনজয় করছি, খুব মজা লাগছে। आप क्या कहेंगे? बंगाल में पहली बार कमल खिला है तो बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन आप लोग इतने क्यों सेलिब्रेशन कर रहे हैं? अगर ममता जीतती तो क्या होता, और अब बीजेपी जीत गई है तो सेलिब्रेशन किस तरह से, आप बताइए। क्योंकि वेस्ट बंगाल को नया जीवन मिला है। बिल्कुल, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बंगाली समाज है। गुजरात के अहमदाबाद में नहीं, सूरत और वडोदरा में भी इस तरह के सेलिब्रेशन अगले कुछ दिनों में आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। बंगाल में पहली बार केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी यानी डबल इंजन सरकार है, तो क्या इसका फायदा बंगाल को मिलेगा और खुशहाल और समृद्ध बंगाल बनाने की राह में क्या चुनौतियां हैं? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मिशन सोनार बांग्ला, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। तमिलनाडु में भी सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक एक्टर विजय की पार्टी टीवी के बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगी हुई है। टीवी के बहुमत से 10 सीट दूर है। विजय की पार्टी ने पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली है। थलापति यानी एक कमांडर जो कल तक तमिल फिल्मों का सुपरस्टार कहा जाता था, वो अब तमिलनाडु के जननायक बन गए हैं। महज 2 साल पहले नई पार्टी बनाने वाले थलापति विजय ने 60 साल पुरानी सियासत का चैप्टर बनकर एक नया अध्याय लिख दिया है। உங்க அண்ணனுக்கு, உங்க தம்பிக்கு, உங்க பிள்ளைக்கு असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी फिल्मों के दीवाने उन्हें कहते हैं थलापति विजय। 2026 की चुनावी जीत ने इस थलापति विजय को बना दिया है तमिल राजनीति का जननायक। जोसेफ विजय की टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी ने नया इतिहास रचा है। तमिल राजनीति में जो करिश्मा कभी एमजी रामचंद्रन के नाम दर्ज था, वो अब विजय के नाम है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सिनेमाई सुपरस्टार के करिश्मे भर की नहीं है। ये चुनावी विजय सधी सियासत की है, सटीक रणनीति की है, सॉलिड प्लानिंग की है। विजय थलपति की जीत है। इमेज, इमोशन और इन्फ्लुएंस का बेजोड़ प्रयोग है। 2 साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव, गमछा लहराना, सीटी बजाना, फिल्मी स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन और फिर मिली बम्पर जीत। सियासी दंगल में ऐसा प्रदर्शन कम ही नेताओं के नसीब में आया है। तमिलनाडु में विजय से पहले एमजी रामचंद्रन ने साल 1977 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई थी। तब उनकी पार्टी AIADMK ने विधानसभा की 234 सीटों में से 144 सीटें जीती थी। विजय की आंधी में DMK और AIADMK जैसी बड़ी पार्टियां भी उड़ गईं। सबसे ज्यादा झटका सत्ता संभाल रही DMK को लगा। विजय ने हिंदी और हिंदू विरोध के झंडा बरदार स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की सियासी जमीन ही खिसका दी। एक मायने में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में वो कर दिखाया जिसे रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। टीवीके की चुनावी जीत स्टार पावर का असली मतलब बता रही है। साथ ही ये भी कि दक्षिण की राजनीति में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं, वहां ऐसे फैन क्लब हैं जो फोर्स का काम करते हैं। विजय ने अपने सीनियर कलाकारों के सियासी हश्र से सबक लिया। सबक ये कि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे बड़े वर्गों को साधा, महिलाओं,
छात्रों और मछुआरों को मुरीद बनाने के लिए विजय ने वेलफेयर और फ्रीबी मॉडल को नए पैकेज के साथ दिया। अब असल परीक्षा विजय की है। वो सिनेमाई किरदारों की तरह असल जिंदगी में हीरो साबित होंगे या नहीं, वक्त बताएगा। अगली खबर की ओर, आज कैबिनेट और CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए कैबिनेट की इस बैठक में आखिर कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की इस बैठक में वैसे दर्जन भर से ज्यादा के प्रस्ताव हैं, लेकिन 3 प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है छोटे मझोले कारोबारियों के लिए, उनको ज्यादा आसान शर्तों पे कर्ज मुहैया हो सके। इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो सरकार पहले चलाई थी, उसके 5वें चरण की फिर से सरकार शुरुआत कर सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ MSME के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा। इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इसका मुख्य मकसद ये है कि ईरान वॉर की वजह से, ईरान युद्ध की वजह से जो छोटे मझोले कारोबारियों को दिक्कत हो रही है, कहीं कच्चे माल की दिक्कत हो रही है, कहीं पे गैस की दिक्कत हो रही है, इनसे उनके कारोबार पे जो असर पड़ा है, उससे उनके हाथ में नकदी की जो किल्लत हो रही है, उस किल्लत को दूर किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो किसानों के लिए है। दरअसल गन्ना किसानों के लिए FRP यानी जिस कीमत पर कम से कम उन्हें कीमत मिलनी चाहिए गन्ने की, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस कहते हैं, उस FRP को बढ़ाने का फैसला सरकार ले सकती है। ये जो FRP बढ़ाई जाएगी अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 के शुगर सीजन के लिए बढ़ाई जाएगी। और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इसके लिए जरूरी है कि गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है कि गन्ने की कीमत बेहतर मिल सके ताकि किसान उसके लिए ज्यादा प्रेरित हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वह है सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने को लेकर के। गुजरात में 2 सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वेस्ट एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी नावों को निशाना बनाना शुरू किया है। इसी बीच UAE के फुजैरा पोर्ट पर हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध शुरू हो चुका है? जी, अमेरिका ने जब से प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है तब से पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। और ये तनाव सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, इस बार दोनों ही जो खेमे हैं उन्होंने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसे बढ़ा दिया गया है। दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को खोलने के लिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है। और अमेरिका का कहना है कि ताजा हमलों में उनके जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे और साथ ही सी हॉक, उन्होंने 6 ईरानी बोट्स को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ये जो बोट्स थे ये कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा थे, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं एक दूसरी चीज जो कि जिस पे आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहे हैं वो है जो फुजेरा पोर्ट है, उस पर UAE की फुजेरा पोर्ट पे जो ईरान का हमला है उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो बढ़ रहे हैं। इस हमले में 3 भारतीय जो हैं वहां पे घायल हो गए थे और भारत ने इसकी कड़ी भर्त्सना की है। भारत ने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी भी ये जो पूरा मामला है इसका समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही हो सकता है। वहीं ईरान का कहना है कि इस तरह का कोई हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया है, लेकिन ये तय है कि ये जो मुद्दा है फुजेरा पोर्ट पे हमले का, ये इस पूरे क्षेत्र को दोबारा से जो तनाव है उसमें डाल रहा है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी में वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव से कच्चे तेल में जबरदस्त उतार चढ़ाव है। आज ब्रेंट क्रूड पहले 8% के करीब उछला, फिर 2% तक फिसल गया। क्रूड को लेकर आगे क्या आउटलुक रह सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में उठापटक यहाँ पर जारी है और ओवरनाइट 4% की तेजी देखने को मिली। हमने पिछले 24 घंटे में बाय द वे 104 से 118 डॉलर प्रति बैरल के बीच में कच्चे तेल को आता हुआ देखा है। यानी कि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो कच्चे तेल में काफ़ी हाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से US और ईरान के बीच में यहाँ पर लड़ाई फिर छिड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, सीज फायर के पीरियड में बाजार को लगता है कि दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ फाइट में शायद जा सकती हैं।
80% जो ग्लोबल मार्केट्स में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स यानी कच्चे तेल की तरफ से है, तो रिन्यूएबल्स, बायोफ्यूल्स अभी भी एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है और कच्चे तेल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी फोर्स हो रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी कच्चे तेल में नहीं है और जिस तरह से भाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बढ़ गए हैं उसका भी असर यहाँ पर डिमांड पे आता हुआ नजर आया है। भारतीय बाजारों के लिए अभी तक हमने वो प्राइस हाइक आता हुआ नहीं देखा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत दूर नहीं है एक इमीडिएट प्राइस हाइक पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में, क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस इस साल में अब तक 80-85% बढ़ चुके हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने वो फ्यूल चेंज यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। वेल आगे जाते हुए मार्केट्स को लगता है कि ऊपर जाने में तो कच्चा तेल 150 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर मुनाफा वसूली आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार्शियली भी खुलता है तो भाव $95-100 तक यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकते हैं। वहीं कच्चे तेल में तेजी और डॉलर की बढ़ती मांग से रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क गया। पहली बार $1 का भाव $95.40 तक फिसल गया है। रुपए में कमजोरी आखिर कब तक रहेगी, बता रही है मनीषा गुप्ता। रुपए में आज हमने एक नया रिकॉर्ड लो बनते हुए देखा। 95.40 का स्तर आज रुपए ने यहाँ पर तोड़ा है। और अगर गिरावट की यहाँ पर बात करें तो जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जारी हुआ है तब से रुपए में 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। वेल एक्चुअली पिछले 12 महीने देखे जाएं तो 12% की गिरावट यहाँ पर रुपए ने दर्ज की है। एशियन मार्केट्स में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज भी रुपया पिछले वित्त वर्ष में यहाँ पर रहा है। अब की अगर बात की जाए तो मेजर रीज़न यहाँ पर ऑफकोर्स जियोपॉलिटिक्स की तरफ से आता है। जिस तरह से वेरियस कंट्रीज यहाँ पर एट वॉर हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, वो पूरा का पूरा जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। और गिरावट हमने एशियन करेंसीज और दूसरी हाई यील्डिंग करेंसीज में यहाँ पर आते हुए देखी हैं। दूसरा बड़ा मेजर रीज़न यहाँ पर कच्चा तेल है, जहाँ पर $100 और $110 प्रति बैरल के ऊपर अब कच्चा तेल यहाँ पर स्थित होता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा क्रूड ऑयल का मतलब है, ज़्यादा प्राइसेस का मतलब ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर बनेगा और ज़्यादा इन्फ्लेशन में यहाँ पर चिंता होगी और साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाजार को ये भी लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल भी यहाँ से घूम सकती है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट्स इंपोर्टर की डॉलर डिमांड दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर रुपए में गिरावट आते जा रही है, इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ते जा रही है। बहुत ज़्यादा हेजिंग हमने यहाँ पर बनते हुए नहीं देखी, जिसका भी असर यहाँ पर रुपए में है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि अगर कच्चे तेल में हल्की सी मुनाफा वसूली आई तो उसका फ़ायदा भी रुपए में आएगा। एज ऑफ नाउ 94 और 96 के दरमियान रुपया रह सकता है, ऐसा ट्रेजरी हेड्स का कहना है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने निचले स्तर से सुधरकर क्लोजिंग ली है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में देखें तो ज़्यादातर दबाव ही नजर आया और मार्केट का चेक लेके देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कंपैरेटिव रेजिलियंस आपको नजर आएगा स्मॉल कैप और मिड कैप। हालांकि यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट हर निशान में गेन्स को मेंटेन रखा। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि निफ्टी में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली। तो नतीजों के बाद M&M है, नेस्ले लगातार काफ़ी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो इटर्नल, कोल इंडिया 1.5%, ICICI बैंक, जियो फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपको कट नजर आया। लेकिन पूरे मार्केट की तस्वीर समझनी है ना, तो इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया विक्स यहां पर आप देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया। बाकी कैपिटल मार्केट इंडेक्स लगातार तेजी दिखा रहा है। डिफेंस में काफ़ी बड़े अवसर यहां पर नजर आए। ऑटो पैक में रफ्तार थी, एनर्जी की बास्केट ऊपर देखने को मिली। हालांकि PSU बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, निफ्टी बैंक यहां पर आपको एक हल्का सा कट देखने को मिला। आज IT और फार्मा दोनों पैक ऐसे थे जहां पर आपको थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। और बाकी कैपिटल मार्केट गुड्स इंडेक्स है, यहाँ पर आपको थोड़े से मूव नजर आए। और FMCG पैक में भी देखें तो आज आपको खरीदारी नजर आई। M&M के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 53% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव दिखा है। कैसे है M&M के नतीजे, बता रही है दीपाली राणा।
नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ही रहे हैं बारिंग मार्जिन्स। जो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर नंबर्स रिपोर्ट किया। और इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। अगर ओवरऑल FY27 तक के आउटलुक की बात करें, फिर चाहे वो फार्म सेगमेंट हो, ऑटो सेगमेंट हो या ट्रैक्टर सेगमेंट ही क्यों ना हो, अगर नंबर्स की बात करें 26% की ग्रोथ रेवेन्यूज में कंपनी ने रिपोर्ट की, 5% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में रही। मार्जिन पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि घटकर आ सकते हैं और इसीलिए अगर देखें तो 14.1% के आसपास मार्जिन रहे हैं। दरअसल कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हुई है, एल्यूमिनियम की कॉस्ट अब ऊपर गई है, स्टील की कॉस्ट ऊपर गई है। हालांकि कंपनी ने 1-1.5% के रेशियो में प्राइस हाइक किया था, लेकिन ये नॉर्मल प्राइस हाइक है जो हर साल करते हैं, ज़्यादा हाइक नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो मार्केट शेयर है ट्रैक्टर सेगमेंट में, SUV सेगमेंट में, वो इंक्रीज हुआ है Q4 के दौरान। और इनफैक्ट FY26 के ओवरऑल नंबर्स भी SUV, फार्म और ट्रैक्टर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए माना जा रहा था कि थोड़ा सा ग्रोथ कंपैरेटिवली कम रह सकती है, लेकिन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी FY27 के लिए देखा गई है और कंपनी का दावा है कि FY27 में जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पर मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रह सकती है। सिमिलरली SUVs में मिड टू हाई टीन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FY27 में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, उससे जो डिमांड आ रही है उसको मीट करने में इनको फ़ायदा मिलेगा। वहीं क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी एक्सपैंड कर रहे हैं मोर देन 3.5 टन कैटेगरी में, तो LCV सेगमेंट में भी जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो हाई सिंगल डिजिट में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। तो नंबर्स तो ठीक हैं ही, लेकिन मैनेजमेंट का जो भरोसा है, जो कमेंट्री है, वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है मार्जिन फ्रंट पर भी और स्पेशली आगे की ग्रोथ फ्रंट पर भी। इसीलिए स्टॉक में इस तरीके का रिएक्शन हम देख रहे हैं। चलिए अब आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सदस्यों की पार्टी छोड़ने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रपति भवन के पास रेल भवन में एकत्रित हुए और उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति पार्टी को न्याय दिलाएंगी। भगवंत मान जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो इससे कुछ ही मिनट पहले राघव चड्ढा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मान ने कहा है कि नियम के मुताबिक पूरी पार्टी का विलय होता है, ना कि सांसदों के एक गुट का। पंजाब में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं और राज्यसभा में पंजाब के 6 बीजेपी सांसद होंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? या तो पूरी पार्टी मर्ज करती, रेजोल्यूशन डालते वो PAC में लाके, फिर तो माना जा सकता था। लेकिन इनकी अगर हिम्मत थी इतनी, इनको अगर पार्टी इतनी बुरी लगती थी आम आदमी पार्टी, तो इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देके कहीं से भी चुन के आ जाते बीजेपी की तरफ से, हम अपने साथ रिप्रेजेंटेटिव और भेजते। मैंने इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जी को मैंने बताया कि अभी पंजाब में लोकतंत्र का मजाक कैसे बना हुआ है। पंजाब में बीजेपी के 2 MLA हैं चुने हुए, 117 में से 2 हैं, MLA 2 हैं और अब राज्यसभा के MP 6 हो गए। कौन से संविधान में लिखा है? ये तो मजाक नहीं बन गया संविधान का? वहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बाद में राघव ने कहा कि पंजाब की मान सरकार और आम आदमी पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर ये गुहार लगाई गई है कि उनके संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान होना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि आज 3 अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति के आश्वासन से उन्हें मजबूती मिली है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर बदले की राजनीति कर रही है। जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया हमें भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाए यारी। आम आदमी पार्टी जो पानी पी पी कर सुबह से शाम तक पूरी दुनिया पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आती है, वे आम आदमी पार्टी आज अपनी नाव को डूबता देख, वे सांसद जिन्होंने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया आम आदमी पार्टी से, उनके खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है।